गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में संस्कृत विषय पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लें जो हमारे लिए क्या है, एक आधार है, बेस है। जैसे हम आज जानेंगे कि संस्कृत में जो चिन्ह लगते हैं, है ना, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, और संस्कृत में वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, स्वर क्या है ना, व्यंजन वर्ण क्या है ना, स्वर को व्यंजन से कैसे अलग किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम जान लेते हैं, ताकि जब हम संस्कृत पढ़ें तो हमें संस्कृत पढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वर संस्कृत में, संस्कृत हो या चाहे हिंदी हो, है ना, दोनों में स्वर व्यंजन क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे स्वर में आप देख लीजिए, आ है ना, फिर आ, फिर ई, ऊ, फिर ऊ है, फिर ये क्या है, री है ना, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। तो ये संस्कृत में क्या है, ये स्वर वर्ण है। अब इसमें आपको क्या करना है, संयुक्त स्वर ढूंढना है। ठीक है ना, संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो टोटल पहले हम देखें कितने स्वर संस्कृत में, टोटल स्वर कितने हैं, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या है, स्वर है। इसमें से जो संयुक्त स्वर है वो कौन से हैं, तो बच्चों अंग और आहा जो है, तो ये क्या है, हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो है, तो टोटल हमारे स्वर कितने हो गए, हमारे टोटल स्वर हो गए 11 हो गए। ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण में आप ले लीजिए का से कहाँ तक, ज्ञ तक के जो वर्ण है ना, इसको तो आप सभी कोई अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इसमें से हम देखते हैं का से लेके ज्ञ तक क्या है, टोटल क्या है, हमारे व्यंजन वर्ण है, जिनकी संख्या कितनी होती है, आप सभी को पता है कि टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ व्यंजन को हम क्या कर लेते हैं, संयुक्त व्यंजन के रूप में निकालते हैं। वो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं जिसको हम संयुक्त की श्रेणी में रखते हैं, तो छ, र, ज्ञ, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम कि जो हमने आपको बताया कि छ, त्र, ज्ञ, ये क्या है, ये तीनों जो है तो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना। अब आप इतना जान लीजिए कि संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं जिनमें जो है एक से अधिक व्यंजन वर्ण जुड़े हों। समझ रहे हैं ना। अब जैसे ये छ है, तो छ खाली एक से मिलके नहीं बना हुआ है। जो छ छतरी है, इसकी स्पेलिंग आप लोग क्या लिखते हैं, KSH लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ना। तो ये मान के चलिए कि यदि यहाँ के की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो इसमें ये का भी होगा। ठीक, हम शा की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो इसमें सा भी होगा। तो ये जो छ है तो किन व्यंजन वर्ण से मिलके बना हुआ है, का और सा से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। तो जैसे इसको हमें अलग करना हुआ है ना, कैसे हम अलग करेंगे, तो पहले तो हम निकालेंगे क, फिर क्या निकाल देंगे, स, फिर क्या निकाल देंगे, आ। अब पूछिए आ क्यों लगा हुआ है, तो आप लोग जान लीजिए एक चीज बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर होता है। ठीक है ना। किसी भी व्यंजन वर्ण की कल्पना हम स्वर के बिना नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी जब हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं का, तो का के साथ क्या निकलता है, आ निकलता है। ठीक, यदि हम आ निकाल देते हैं तो हमारा का जो है तो क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। और जब व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम जोर से खुल के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए जो है तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर होना आवश्यक है। यदि स्वर नहीं है तो वो अक्षर हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन वर्ण अधूरा हो जाता है, आधा माना जाता है। इसीलिए संस्कृत में हल लगता है, हलंत जिसको बोलते हैं। अर्थात ये जो है यहाँ आ लगा हुआ है, मतलब कि हमने क्या बना दिया है, ये जो छ है, का सा, का और सा। अभी तक यदि हम यहाँ पे आ नहीं लिखते तो ये हमारा व्यंजन वर्ण संयुक्त पूरी तरह से पूरा नहीं होता। समझ रहे हैं ना। तो सभी व्यंजन वर्ण के साथ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आ निकल रहा है, जो उच्चारण हम निकालते हैं मुख से, जैसे मान लीजिए हम की उच्चारण निकालते हैं तो
का करेंगे, का के साथ हम ई, हमारे मुख से उच्चारण में क्या निकल रहा है, कौन सा स्वर निकल रहा है, तो ई निकल रहा है। छोटी ई का कर रहे हैं, छोटी ई निकलेगा। बड़ी ई का कर रहे हैं, बड़ी की का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बड़ी की ई लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर होना आवश्यक है, स्वर का होना, और स्वर में किसी भी व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण है ना। वो टोटल उसमें जो है तो किसी भी व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वर पूर्णतः पूरा है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं इसको। ये तो हो गया हमारा छ जो है तो किससे मिलकर बना हुआ है, का और सा से। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि व्यंजन में स्वर का होना आवश्यक है, इसीलिए हमने यहाँ पे आ लिखा है। अर्थात कि यदि हमको इसको अलग अलग करना है तो हम इस टाइप से अलग करेंगे। इसको दिखाना पड़ेगा कि कौन कितने वर्ण से मिलकर हमारा छ बना हुआ है। इसके बाद ता देखिए तो त्रा है, ठीक है ना। तो ये हमारा ता से भी बना हुआ है, ठीक है ना, रा से भी बना हुआ है। और जब हम इतना मतलब खुल के बोल रहे हैं तो अर्थात इसके साथ स्वर के रूप में आ भी लगा हुआ है, नहीं तो त्रा मतलब बहुत हल्का सा बोलेंगे, हमारा मुंह नहीं खुलेगा, ठीक है ना। अब ज्ञा देखिए तो ज्ञा जो है तो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, जा, ञा, आ, इनसे मिलकर जो है तो हमारा क्या बना हुआ है बच्चों, ज्ञा बना हुआ है। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। ये इतने शब्दों से मिलकर बना हुआ छ जो बना, देखिए इन सबकी स्पेलिंग भी, स्पेलिंग से ही ऑलरेडी पता चलता है। किसकी स्पेलिंग होती है KSH, इसकी स्पेलिंग होती है TRA, इसकी स्पेलिंग होती है GYN, ठीक है ना। तो आपकी समझ में तो आ गया अच्छे से, है ना, कि किस तरह से जो है तो हमारा जो है व्यंजन वर्ण में किस तरह से संयुक्त जो हमारे व्यंजन वर्ण है उनको कैसे अलग करते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको कुछ चिन्ह के बारे में बताएंगे, इसके बाद जो है तो हम संस्कृत का लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले हम चिन्ह, जो बहुत ही जरूरी रहता है, खासकर जब हम कक्षा 6 में हो तो चिन्ह के यदि हम नहीं जानते हैं, तो चिन्ह के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं है तो हमें संस्कृत पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे देखिए कुछ चीज आप जैसे किसी भी व्यंजन वर्ण या कोई भी शब्द है तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो माँ लगा रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको राम ऐसे भी देखने को मिलेगा संस्कृत में और ऐसे भी देखने को मिलेगा, ठीक। अब लेकिन जब हम इनको जान ही नहीं रहे हैं तो हम सीधे क्या पढ़ेंगे, राम ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन चिन्हों के बारे में जब हमको जानकारी नहीं है तो कोई महत्व भी नहीं है, हमारे लिए कोई महत्व नहीं है यदि इन चिन्हों की जानकारी हमें नहीं है। तो इनको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे, ये यहाँ पे इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा चिन्ह है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है ना, अनुस्वार बोलते हैं। अब देखिए इसका जो उच्चारण निकलता है इसको आप अनुनासिक नहीं बोल सकते, ये जो चंद्रबिंदी वाला होता है इसको अनुनासिक बोलते हैं। आजकल बहुत हल्के में लोग ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, चंद्रबिंदी को हटाओ सीधे जो है तो बिंदी लगा दो, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। इसको अनुनासिक, ये कौन सा चिन्ह कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, इसको नाक के बल पर बोला जाता है। और इसका जो उच्चारण निकलता है इस चिन्ह का, तो इसका उच्चारण माँ के रूप में निकलता है, ठीक है ना। अर्थात जहां हमें माँ लगाना वो हलंत वाले, यानी कि आधा माँ को यदि शो करना है तो हमें इस चिन्ह को लगा देना है, ठीक है ना। और यदि पूरा माँ लिखना है तो फिर माँ आपको लिखना ही पड़ेगा। ये माँ का उच्चारण निकलता है, इस चिन्ह से किसका उच्चारण निकलता है, इस चिन्ह से बच्चों माँ का उच्चारण निकलता है, लेकिन वो भी आधे माँ का, तो हम क्या बोलेंगे, माँ, ठीक। और आप ये कि ये चिन्ह देखिए, ये है ना, तो इसका जो उच्चारण, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा चिन्ह है बच्चों, तो ये विसर्ग चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, विसर्ग चिन्ह है। इसका जो उच्चारण निकलता है तो हा के रूप में निकलता है, वो भी जैसे माँ के रूप में हमें बताया, आधे माँ के रूप में, उसी तरह से ये हा के रूप में निकलता है, ठीक है ना। तो हम यदि ये राम है तो हम इसको यदि ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे, है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, से ऐसे भी लिखकर इसको हटा देते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया ना, इसको भी हम रामम बोल सकते हैं, और यदि हम आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रामम बोलेंगे, ठीक।
और ये जो है तो इसको हम रामः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे रामः, मतलब हाँ हल्का सा आपके मुख से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रामः, ये क्या हो गया? रामम हो गया। तो एकदम किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये जो चिन्ह है अनुस्वार चिन्ह कहलाता है। इसका उच्चारण म के रूप में निकलता है, आधे म के रूप में निकलता है, और इसका जो उच्चारण ह के रूप में निकलता है, अर्थात आधा ह। ठीक, तो और जान भी लीजिए कि इसका प्रयोग अक्सर द्वितीय विभक्ति के लिए किया जाता है। ठीक, या फिर जो अक्षर, जैसे कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि द्वितीय विभक्ति में हो, लेकिन ज्यादातर कॉमन इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये चिन्ह जो है तो माँ के उच्चारण के लिए निकलता है, ठीक है ना। और ये जो उच्चारण आपका निकलता है, ये जो विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो ये तो विसर्ग एक संधि ही है ना, तो उसमें तो प्रयोग होगा ही, लेकिन ये जो विसर्ग चिन्ह लगता है तो इसका प्रयोग पुल्लिंगवाची शब्दों के लिए लगता है, या फिर शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है ना। किसी भी शब्द को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई पुल्लिंगवाची शब्द लिखते हैं, पुल्लिंग मीन्स यानी कि किसी पुरुष का नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, या नायक कह रहे हैं, नायिका कह रहे हैं, पुरुष कह रहे हैं, पुरुषा कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, बालक कह रहे हैं, ठीक है ना, कौआ को काका कह रहे हैं। तो इन सारी चीजों में जो है तो किसका प्रयोग होता है? विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये जो एक चिन्ह क्या, और दोनों चीज का भी मतलब समझिए कि इन सभी चिन्हों का मीन्स कैसे कैसे होता है। जैसे देखिए थोड़ा सा कि ये है रामम, ठीक, ये क्या है? रामा, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। यदि आप सोच लें कि हमने बता दिया कि हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी शो कर दें, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसका प्रयोग हा के लिए आपको शो नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको चिन्ह के रूप में दर्शाना है। किसके रूप में दर्शाना है? चिन्ह के रूप में दर्शाना है। और ये चूंकि माँ का उच्चारण निकलता है तो आधा माँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर हलंत युक्त शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? नपुंसक लिंग वाले शब्दों में, या फिर व्यंजन संधि में, ठीक है ना। व्यंजन संधि में हलंत युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। हलंत मीन्स ये होता है बच्चों कि जिस अक्षर में हलंत का प्रयोग हो गया है, हल का प्रयोग जिसमें हो गया है, वो वर्ण जो है, वो अक्षर जो है क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है, आधा हो जाता है, अर्थात उसमें से स्वर निकल चुका है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण से स्वर निकल जाता है तभी जो है उसमें क्या लगता है? हल का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग कब किया जाता है? जब व्यंजन वर्ण से स्वर निकल जाता है तभी जो है तो हल का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी भी व्यंजन वर्ण में हल नहीं लगा हुआ है तो आपको मान के चलना है कि उसमें पूरी तरह से स्वर लगा हुआ है, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई, आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। यदि आपसे अच्छे से हिंदी की बुक पढ़ते बनती है तो आप संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इन सारी चीजों की जानकारी रखते हुए पढ़ना है। यदि ये सारी चीजें आप नहीं जान पाओगे तो आपके लिए फिर कोई मतलब नहीं है ना संस्कृत पढ़ना। फिर इन सारी चीजों को जब आप पढ़ते आपसे बनने लगेगा, इसका मीन्स आप समझने लगेंगे, तो किसी भी मतलब जो विभक्तियां वगैरह हैं उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो शब्द रूप वगैरह होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, चिन्ह के आधार पर समझ सकते हो, है ना, और बाकी का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक। तो और थोड़ी सी कुछ चीजें जान लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार कैसे किया जाता है? वर्ण अर्थात वर्ण का विच्छेद हम करना यहाँ पे सीखेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। छोटी छोटी चीजें आप जानिए, जैसे कोई भी हम एक अक्षर लेते हैं, यहाँ से हम किस तरह से प्रत्येक व्यंजन वर्ण से हम स्वर को अलग करेंगे, यही सारी चीजें आप यहाँ पे जानोगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं शारिका। शारिका एकदम साधारण शब्द है, ठीक है ना। शिक्षका, लता, पुष्पम, इनको हम जो है तो आपको वर्ण विचार के अंतर्गत आपको हम वर्ण विच्छेद करना सिखाएंगे, ठीक है। सारिका में सबसे पहले आप देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? सा लिखा हुआ है।
ठीक है ना। अब सा के साथ यहाँ पे आप देखिए क्या लगा हुआ है, बड़ा आ की मात्रा लगी, तो आपको बड़ा आ यहाँ पे नहीं करना है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण से स्वर ही अलग करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक व्यंजन वर्ण से क्या अलग करते हैं, स्वर को ही अलग करते हैं। इसीलिए जो है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे पूरा पूरा वर्ण नहीं लिख देना है ना। इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण से स्वर को निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा है ना कि किस व्यंजन वर्ण में कौन सा स्वर लगा हुआ है। ठीक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारिका लिखा हुआ है, सा है, सा में देखिए क्या लगा हुआ है, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात यहाँ पे हमने सा से क्या कर दिया, अलग कर दिया बड़ा आ। तो जब हमने सा से बड़ा आ अलग किया तो ऑलरेडी सा हमारा आधा हो गया। तो जब हमारा सा आधा हो गया तो उसमें हम क्या लगा देंगे, हल लगाएंगे। हल हम तभी लगाएंगे जब हम उससे स्वर को निकाल देंगे तब, ठीक है। तो शा धन आ, फिर देखिए रा है ना, रा भी पूरा है, इससे हमने ई को निकाल दिया। क्या निकाल दिया, छोटी ई को निकाल दिया। ठीक, तो ये हमारा रा क्या हो गया, आधा हो गया। अब क्या बचा, का बचा है ना। तो का हम लिखते हैं और का से हम क्या अलग कर देंगे, बड़ा आ अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बड़ा आ जब हमने अलग किया तो का को हमने क्या कर दिया, हल के रूप में लिख दिया, अर्थात का हमारा आधा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्वर हो है ना, कोई भी किसी प्रकार की यदि व्यंजन से हमने उसको अलग कर दिया, हटा दिया, तो हमारा व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर होता है, ठीक है ना। और स्वर के बिना जो है व्यंजन का कोई महत्व नहीं होता है। इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए शिक्षिका है, तो सीधे आप क्या करिए, सा निकालिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा कि छा किससे मिलकर बना हुआ है, इसे आपको देखना है, ठीक है। सा के साथ क्या है, छोटी ई की मात्रा, जब हमने इधर लगाया छोटी ई लिखा तो हमने सा को अधूरा कर दिया। अब देखिए छा छतरी आ रहा है, तो आप छा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इसे अलग करना है टोटली, माने पूरी तरह से आपको जो है तो व्यंजन को अलग करना है ना स्वर से। तो इसको हम क्या करेंगे, का आधा। फिर यदि का, ये ध्यान रखिएगा, यदि छा छतरी है तो जब ये अलग होगा तो का और शा के रूप में अलग होगा, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही जो है तो ये बना हुआ है। यदि ये दोनों नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग अच्छे से समझिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये पूरी तरह से पूर्ण है तो यहाँ हम लिखेंगे आ, ठीक। फिर हमारा क्या बचा, का। तो का के साथ हमने क्या, का है, उसके बाद देखिए आहा बिंदी लगी है, तो इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, आहा लगा हुआ है, तो वहां हमने चिन्ह लगाया और फिर क्या लिख दिया, आहा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा शिक्षिका का वर्ण विच्छेद। अब देखिए लता, लता कैसा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ला लिखिए, ठीक। ला के बाद आप क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। जो इसके जो स्वर लगा है, छोटा आ की मात्रा वाला शब्द है तो इसमें छोटा आ निकलेगा, बड़ा आ है तो बड़ा आ निकलेगा, छोटी ई है तो छोटी ई निकलेगी, बड़ी ई है तो बड़ी ई निकलेगी। पर ध्यान रखिएगा जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। हमें ये नहीं करना है कि यहाँ मात्रा तो पहले लगी हुई है ना, तो हम पहले ही स्वर लिख देते हैं, नहीं, पहले हमें व्यंजन लिखना है, क्योंकि हमको किसको अलग करना है, स्वर से व्यंजन नहीं अलग करना है, व्यंजन से स्वर को अलग करना है। तो जब हम स्वर लिखेंगे, जब हम व्यंजन वर्ण लिखेंगे तभी जो है तो हम स्वर अलग कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गलत नहीं करना है। ला, अब यहाँ पे देखिए लता, इसके बाद देखिए ता, तो ता में कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ा। तो इसके साथ जो है जब हम इधर बड़ा आ लिखे और इधर हमने हल लगा दिया, इस तरह से जो है तो हमारा लता जो है तो अलग हो गया। अब आगे देखते हैं पुष्पम, ये देखिए पुष्पम में पा किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ ऊ लिखेंगे, ठीक। फिर देखिए जो वर्ण अधूरे हैं पहले से ही, समझिए व्यंजन वर्ण जो पहले से ही आधे हैं तो उसमें मान के चलना है कि स्वर तो इससे निकला हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, हल लगाते हुए उसको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सा, देखिए ये पहले से ही आधा है, अर्थात इसमें से स्वर पहले से ही निकला हुआ है, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम ये आधा है तो हम इसको आधा यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए पा है, तो पा हमारा पूरा है, तो पा में हम क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे,
ठीक, इधर हलंत लगा दिए। अब देखिए लास्ट में क्या बचा हुआ है, म बचा हुआ है। अब म बचा है तो इसमें हल लगा हुआ है। हमने आपको बताया इसको हम दोनों तरह से लिख सकते थे, यहाँ बिंदी लगा देते तो भी पुष्पम हो जाता, और माँ लिख दिए तो भी पुष्पम हो गया। तो यहाँ यदि बिंदी लगा देते तो भी यहाँ पे हम माँ लिखते, है ना, और यहाँ पे माँ चूंकि शो कर रहा है तो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखना क्या है, इसमें से हमें आ रहा, देख लीजिए पहले से ही इसमें स्वर निकला हुआ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे आपको लिख देना है। तो ये हो गया हमारा म। तो इस तरह से बच्चों जो है वर्ण का विच्छेद होता है। यदि आपके समझ में आ गया होगा तो बड़े से बड़े शब्द को भी आप अलग कर सकते हो। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जाना है, ठीक है ना। कल से जो है तो हम विषय आधारित जो पाठ में है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।